फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 30 सितंबर का दिन है और 67 बीपीएससी 69 बीपीएससी 30 सितंबर को ही कंडक्ट की गई थी। और इनफैक्ट जो 70वीं बीपीएससी है जो 17 नवंबर को अभी होनी है, यह भी 30 सितंबर को ही प्रस्तावित था। और आज ही 30 सितंबर का वो दिन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे। और आपकी स्कोर क्या आ रही है, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा मैक्सिमाइज स्कोर कैसे करेंगे, और ओटीआर में बहुत सारे स्टूडेंट मेल कर रहे हैं कि ओटीआर में एडिट को लेकर के उस पर, और बिहार में फ्लड है और एग्ज़ाम डेट को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। नाउ देखो, आज 30 सितंबर का दिन है। आज आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि जिसमें 150 क्वेश्चन हो और आप अपना 1/3 नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल 2 घंटा अगर हो सके तो 12 से जो 2 बजे वाला टाइम है जिस पे एग्जामिनेशन बीपीएससी कंडक्ट करती है, घड़ी लेकर के टाइमर लगा करके, और इसे उसी प्रेशर के साथ आप सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपको ऑनेस्टली पता चलेगा कि आपका कहाँ गलती हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट में गलती है, या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं है, या पढ़ा नहीं हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये टेस्ट हम लाएं कहाँ से। आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। जितनी भी कोचिंग्स हैं, किसी भी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट की यही खूबसूरती होती है कि सारे कोचिंग जो होते हैं जिनका मार्केट में बिक रहा होता है, ऑफ कोर्स इसलिए बिक रहा होता है क्योंकि अधिकतर बच्चे उसको लगा रहे होते हैं, उनको उस पर लगभग हो गया होता है कि हाँ ये ठीक टेस्ट पेपर है, राइट। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक टेस्ट आप लगाइए मेरे कहने पे प्लीज़, और ऑनेस्टली आप रिव्यू करेंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्कोर क्या आ रही है। आप अपने स्कोर को देखिए और अपना ऑनेस्ट रिव्यू कीजिए कि आपने कितना पाया। सपोज कीजिए कि आपने 70 से कम पाया, तो आप बहुत ही, जो कहते हैं ना कि डेंजर जोन, आप इस डेंजर जोन में हैं अगर आप 70 से कम आ रहे हैं तो। और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी मैं बात करूंगा कि आप कैसे उस स्कोर को बढ़ा सकते हैं ना। अगर आपका एबव 95 है तो आप अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी नीचे जा सकता है, अगली टेस्ट में नीचे जा सकता है। तो आप एक टेस्ट के बेसिस पे कह नहीं सकते। अगर कंसिस्टेंटली 95 प्लस है तब तो आपका नेगेटिव काटने के बाद तो आपकी पोजीशन ठीक है। वरना अगर 70 से 95 के बीच हैं तो आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। 70 के नीचे तो बहुत मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। 70 से 95 के बीच में जैसे जैसे, मतलब आप 95 से नीचे जाते जाएंगे, आपको वैसे वैसे मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है ना। कई लोग पूछते हैं कि सर हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाता, हम स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या करें। देखो, प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि आपको पता नहीं है चीज़ें, प्रॉब्लम इस बात में है कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आज मैं बताता हूँ इसका 70% ऑफ द चीज़ आप फॉलो कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रीलिम्स क्लियर करने में मुझे शायद ही कभी दिक्कत हुआ है, तो मैं गट फीलिंग के साथ बता सकता हूँ कि हाँ, प्रीलिम्स जो है वो कैसे, और सेफ मार्जिन के साथ आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात है ना कि हर विषय है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, सबके अपनी स्टैटिक पार्ट हैं। जैसे मान लो कि अगर हम पॉलिटी लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री लेंगे तो मुगल एम्पायर है, या फिर जर्नल्स हैं, या डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के नाम आएंगे। पॉलिटी लेंगे तो उसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है। तो आप इसकी बेसिक्स, या यूं कहें कि फंडामेंटल्स को सबसे पहले क्लियर कर दें। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरजेंसी प्रोविजन, तो सिर्फ अगर मैं कह दूं कि इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में आप मुझे बताइए, तो आपके मन में पूरा डिटेल आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 352 में क्या है, 352 से 360 जो है वो पार्ट 18 में आता है। हर एक आर्टिकल में 352 में कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, तो जैसे वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है। तो फिर आर्म्ड रिबेलियन कब आया, तो 1978 में आया, 44th अमेंडमेंट हुआ था। उसके पहले क्या था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था वर्ड। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्यों हटाया गया मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, तो उनको लगता था कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, तो उसमें इसका मिसयूज किया गया था। फिर आना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट में कौन कौन से और चेंज किए गए थे। तो भाई प्राइम मिनिस्टर को, ये पूरी कैबिनेट को रिटन में मतलब देना पड़ेगा कि हाँ हम इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, इस तरह की। या फिर राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा करके 300A में ला दिया गया था।
फिर आपको 42nd अमेंडमेंट याद आना चाहिए। मतलब एक चीजों को दूसरी चीजों से आप कनेक्ट करते जाएंगे। मेरा सिंपल सा यही मतलब है कि जब एक एक चीज आप पढ़ते हैं तो उससे दूसरे को कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो 42nd अमेंडमेंट याद आया तो इसमें आपको याद आएगा कि कौन कौन से, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, तो इसमें किस में बदलाव आए थे। जैसे 39A जोड़ दिया गया था, EF जोड़ दिया गया था, 43A जोड़ दिया गया था, 48A जोड़ दिया गया था, 51 का A जोड़ दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे फंडामेंटल्स को आप बिल्कुल क्लियर करो, और ये क्लियर करने के साथ आपके 120 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाते हैं। तो आप पूछोगे कि 120 क्या सारे सही करने जरूरी है? नहीं, स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन आपका ठीक नहीं होगा। इसमें आपको मैंने यहां लिखा है कि लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे मान लो कि अगर पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप टारगेट करो कि 10 से 12 या 13 क्वेश्चन आप ठीक करो इनिशियली। बाद में अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट का ऐसा कर लेते हो, जो कि बहुत इजी होता है, शुरुआती 10 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का करना रिलेटिवली इजियर है। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा हिस्ट्री का भी करेंगे, ऐसा इकोनॉमी का भी करेंगे, ऐसा ज्योग्राफी का भी करेंगे, हर सब्जेक्ट का कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही आप लो हैंगिंग फ्रूट की बात करेंगे तो 150 में, इंक्लूडिंग हम करंट अफेयर भी कर देते हैं, तो 150 में आप देखेंगे कि कम से कम 75 से 90 सवाल होते हैं जो इसी नेचर के होते हैं कि बिल्कुल आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। एक भी अगर करंट अफेयर का सोर्स पढ़ा है आपने तो 75 से 90 सवाल, प्रोवाइडेड कि आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो 75 से 90 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ दूसरी, जब जैसे ही आपने पहला पिलर कंप्लीट किया, पिलर नंबर 1, तो आप आओगे पिलर नंबर 2 पे, और ये होगा कि अब देखो कि यार मैंने फंडामेंटल्स तो क्लियर कर लिए हैं। अब मैं देखूंगा कि 70th बीपीएससी के लिए हम देखेंगे कि पास्ट में बीपीएससी पिछले 2-3 एग्जाम में, खासकर बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 2-3 एग्जामिनेशंस में बीपीएससी का फोकस किन टॉपिक्स पे रहा है। मैं उनको कोर थीम्स कहता हूं। मैं इनको एक दिन किसी दिन लिस्ट बना करके सारे सब्जेक्ट्स का, इसमें पहले मैंने अपलोड किया था, बस उसको अपडेट करना है मुझे, तो उसको मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं बताऊंगा कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है किस बीपीएससी में और कितनी बार रिपीट हुआ है, ताकि उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे एक चैप्टर है, मुझे याद आ रहा है कि एसिड बेस करके, ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि कह नहीं सकते। तो साइंस का, जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो स्पेशल फोकस आप करेंगे इन थीम्स पे। अब देखो इसका क्या फायदा होगा कि चूंकि यहां तो सब कुछ आपने पढ़ा, अब यहां पे आपकी जो तैयारी है वो काफी स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। मतलब आपको सीधे दाएं बाएं ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट का मोमेंट है, इंपॉर्टेंट थीम्स पे फोकस करेंगे, जहां से 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। नाउ उसके बाद जैसे ही आपने स्टैटिक कर लिया, आपने स्पेशल फोकस वाले टॉपिक्स कर ली, करंट अफेयर्स पे आप आ जाओ। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी, कितने भी साल से कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा हो उसके लिए या नए स्टूडेंट के लिए, दोनों को बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? मैं हमेशा मानता हूं कि आपके पास 2 सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स का। जैसे सपोज करो कि एक आप डेली करंट अफेयर्स में, जानता हूं बहुत सारे छात्र फॉलो करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से या अलग अलग बुक से, या फिर मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो आप ये कर लिया तो ये कर लिया, एक आप कंपाइलेशन कर लो। आप समझ रहे हो? या फिर अगर नहीं किया तो 2 कंपाइलेशन करो। अच्छा, जब मैं 2 सोर्स की बात करता हूं, मेरा यह आशय कभी नहीं है कि 2 सोर्स में आप ओवरलैपिंग टॉपिक्स को करेंगे, नहीं। जैसे जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक आया जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि अगर अभी मैंने बात किया कि जो 79th सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का, तो ये तो सारे ही मैगजीन्स कवर करेंगे या जहां से भी आप कवर करेंगे, तो ये सिर्फ एक ही जगह से करना है। आप समझ रहे हैं कि 79th सेशन जो न्यूयॉर्क में हुआ, तो वो उसकी आउटकम, या फिर मान लीजिए अभी क्वाड का समिट हुआ विल्मिंगटन में, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन भी आया, और एक चीज आपको जानकर ठीक ये लगेगा कि ये जिस स्कूल में कंडक्ट किया गया वहीं पे जो बाइडेन ने पढ़ाई करी थी। तो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, इस तरह पूछा भी जा सकता है। इसमें कई सारे क्वाड के जो है ना, वो क्वाड के बहुत सारे आउटकम्स भी आए थे, तो उन सारी चीजों को भी आप याद रख लेंगे।
जैसे मान लीजिए कि ओशियन 2024 है, तो इसका संबंध किससे है, तो किस देश से है, तो पूछा जा सकता है इस तरह की चीज़ें। जैसे रसिया जो है अपना बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया, इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट किया, तो इस तरह की चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो अगर एक जगह से आपने ये पढ़ लिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप पूछोगे तो फिर क्यों दो सोर्स को पढ़ना है? रीजन उसका इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ जो करंट अफेयर्स की बुक होगी, कोई भी मैगजीन वाला वो 300-400 पेज का नहीं बनाएगा, उसकी अपनी लिमिटेशन है। उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसने वो दे दी, लेकिन जरूरी नहीं कि जो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी साल भर में वही घटनाएं घटी। तो एक दूसरी मैगजीन को हम देखते हैं तो उसमें लगता है नहीं ये वाली चीज़ें छूट गई थी। जैसे इंडिया ओमान के साथ कुछ एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो जैसे ईस्टर्न ब्रिज है, अल नागा है, इस तरह का इंडिया ओमान के साथ ही एक्सरसाइजेस हैं। तो ये हो सकता है किसी एक मैगजीन में छूट जाए तो दूसरी मैगजीन में कवर हो जाएगी, ये रीजन है। तो आप हमने 3 पिलर कर दिया, चौथा हमारा पीवाईक्यू कर लेंगे। यहां से आपको 5 से 10 सवाल इजीली रिपीटेड मिल जाएंगे, तो आपको हर एक एक नंबर बढ़ाने में मदद मिलेगा। नाउ एफएलटी मैंने लिखा है फुल लेंथ टेस्ट, यहां से आप कम से कम 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाया, आपके 150 के 150 क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं। अब मान लो कि आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 आपने ठीक कर दिए, तो इस 100 में से भी तो कुछ आपने तुक्का लगाया होगा, इंटेलिजेंट गेस होगा, उसको अपनी कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखने का अगर टाइम नहीं है, वहीं पे अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है? उसको अंडरलाइन किया और उसको कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 3 बार आप रिवाइज कर लो। देखो चीजें वहां से कुछ ना कुछ 5 से 10, ये 5 से 10 तो मैं कम बता रहा हूं। अगर यहां वाला पोर्शन को हटा दें, मतलब जो 75 से 90 वाला है ये वाला, तब तो ज्यादा हो जाएगा। मैं एडिशनल चीजों की बात कर रहा हूं, जो आपके बेसिक्स के अलावे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। ना तो हमने 5वां पिलर एफएलटी भी कर लिया। छठा पिलर जो है वो हम करेंगे, एमआर लिखा है मैंने, मल्टीपल रिवीजन। ये सारी चीजें आपने की, लेकिन ये छठा पिलर नहीं किया तो सब बेकार। सब बेकार मतलब सब बेकार। अब इसको करने का कई तरीका है। जैसे सबसे पहले तो आप जैसे आप अपने लाइब्रेरी में, रूम में कहीं भी बैठते हैं, रीड कीजिए चीज़ों को। उसके बाद आप आंख बंद कीजिए, चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। उसके बाद उसी को एक्टिव रिकॉल कीजिए। आप खाना खा रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं, आप एक्टिव रिकॉल करो, क्या क्या याद आ रहा है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आप राइट डाउन करो, क्योंकि अपनी जो मतलब उंगलियां होती हैं ना, उसकी भी एक मेमोरी होती है, तो उससे आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कई क्या होता है हमारा, हम हाथ से खाना उठाकर खाते हैं, लेकिन आंख बंद भी करें तो वो मुंह में ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारे आंखों में चला जाएगा। वो क्या है? प्रैक्टिस है। तो सेम चीजें ये, अगर आपने 6 पिलर को फॉलो किया, मुझे नहीं लगता है यार कि इसके अलावा कोई ऐसा मेथड है, और अगर है भी तो क्यों ही उतना आजमाना है? ये कम है क्या? आपने स्टैटिक को कवर कर लिया, जितने इजी सेक्शन से सबसे पहले कवर कर लिया। स्पेशल फोकस आपके हो गए, जो जो ट्रेंड में है टॉपिक उसको आपने पढ़ ही लिया। करंट अफेयर्स के लिए आपने 2 सोर्स किया, उसके मल्टीपल रिवीजन किए। पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर लिया। फुल लेंथ टेस्ट, अच्छा कई लोग पूछते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट कितना दे। मेरा समझ है कि 10 से 15 आपको देना चाहिए, और अब सेक्शनल टेस्ट देने का कोई मतलब है भी नहीं। तो 10 से 15 कम से कम आप फुल लेंथ टेस्ट दे लें। और मल्टीपल रिवीजन आपने कर लिया, रिवीजन के भी डिफरेंट टेक्निक्स को अपना ली, कहाँ स्कोर कम होगा? हो ही नहीं सकता। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक किताब लेते हैं, उसको रंगते हैं, फिर उसको रख देते हैं, या कभी मन किया तो उसको हल्का सा रिवाइज कर लिया। उससे काम नहीं चलता है। जो आपको सिर्फ 1 नंबर औरों से ज्यादा लाना है, और वो 1 नंबर औरों से ज्यादा लाने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ना। ओटीआर मीडिएट को लेकर के स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है कि देखिए ओटीआर में बीपीएससी से अपील है, और आप लोग मेल भी कर सकते हैं बीपीएससी को कि भाई मैरिज, अगर 69th बीपीएससी का ये खुल करके सेम आ जा रहा है, तो अगर 69th में किसी कोई कैंडिडेट अनमैरिड है, तो जरूरी थोड़े ना है कि 70th तक अनमैरिड रहेगा, बीच में शादी भी तो हो सकती है। या बीपीएससी मान करके चल रहा है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा बीपीएससी को चेंज करना चाहिए, ठीक है। एड्रेस कई लोगों का चेंज हो जाता है, पोस्टल एड्रेस। तो मान लीजिए गांव में कोई रह रहा था, वो अपना शहर चेंज, या शहर में रह रहा था, शहर चेंज हो गया, तो एड्रेस भी तो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, कैटेगरी कई लोगों का चेंज होता है, जैसे किसी का पिछले साल ईडब्ल्यूएस में नहीं था, इस साल है, या इस साल पिछले साल था, इस साल नहीं है। ओबीसी का भी एनसीएल बनता है,
उसमें भी दिक्कत होती है, या फिर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ताते तत्वा को लेकर के था, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी उनको चेंज करने की ज़रूरत है। कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने नया बनवाया होगा, ओके। कई सारे लोगों के फॉर्म में एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। पिछली बार अगर गलत हो गया तो चलो उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ या हुआ भी तो इस साल तो झेल रहे हैं, फिर अगले साल भी क्यों झेलें, यानी इस साल। और एक कल रात को मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया है कि फ़ोटो से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं कि भाई आप अपना साफ फ़ोटो डालेंगे, और अगर आप किसी ने फॉर्म भर दिया है तो आपको टाइम मिलता है कि 1 अक्टूबर तक आप उस चीज़ को कर लेंगे। तो ये OTR एडिट से लेकर के नाउ एग्ज़ाम डेट को लेकर के, और बिहार में, उत्तर बिहार में आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि उत्तर बिहार में बहुत सारा फ्लड है। जैसे गंडक नदी है जिसे नारायणी भी कहते हैं, ये सवाल भी 67th में आया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कोसी नदी है, गंगा है। जैसे अगर पिछले साल आप देखेंगे ना, तो पिछले साल मतलब सिर्फ गंडक नदी थी जिसमें खतरे के निशान से ऊपर थी, लेकिन इस साल तो सोन भी है, गंगा है, कोसी है, पुनपुन है, बहुत सारी नदियां हैं जो जिनमें पानी भरा हुआ है, और ये काफ़ी अभी पानी आ ही रहा है लगातार। तो नेपाल से बेसिकली होता है कि भाई 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, इस तरह से खबरें आती हैं और फिर चलती हैं। तो नॉर्थ बिहार में काफ़ी फ्लडेड है और काफ़ी इसका हैवक भी आपने वीडियोस वगैरह भी देखा होगा। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या एग्जामिनेशन डेट पे इसका असर पड़ सकता है। सी नोबडी कैन, आई थिंक कमीशन ही इस पे कॉल ले सकता है कुछ भी। अब कमीशन को ऐसा लगता है कि हाँ इस पे लेना चाहिए तो कमीशन लेगा, बाकी इसमें क्या ही बताया जा सकता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप 17 नवंबर को मान करके जिस भी हालत में है प्रिपरेशन करें। अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। और हर लेवल पे देखो, अगर आप जस्टिस की बात करोगे हर लेवल पे, तो वो अंततः आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आप तैयार रहें। और डेट को लेके लोग पूछते हैं कि क्या एक ही डेट, ये 17 नवंबर रहेगा, 2 डेट जाएगा। देखो ये तो BPSC ने अपना प्लान कुछ किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया होगा कि किस तरह से फॉर्म गिर रहे हैं। और डेट एक्सटेंशन की बात अगर करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डेट बढ़ाएंगे, क्योंकि कम इन्होंने दिया है, बाद में डेट को बढ़ाएंगे। बट उसके भरोसे आपको नहीं रहना है, बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है। नहीं बढ़ाया तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप, उसने कुछ ऐसा तो दिया नहीं था एश्योरेंस। तो बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, बट हर बार हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहेंगे कि 17 नवंबर का दिन है। और मेरी अंत में यही कहूँगा मैं कि आज 30 सितंबर था, और जिस छात्र की आज स्कोर ठीक नहीं आ रही है उनको सीरियसली, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सिंसियरली आप दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। बहुत ही सिंसियर तरीके से आप मेहनत करें और इस पे काम करें। मैंने यहाँ पे जो जो पिलर्स बताए हैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे काम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, नहीं तो मतलब क्या होगा ना कि दिन एक एक करके एक एक दिन पार होगा और फिर आपको लगेगा वो दिन आ गया और कब आ गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।